अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास नेट वन का फर्स्ट डे था एग्जाम का और काफ़ी सारे बच्चे जो कि उस दिन अपेयर हुए, उन लोगों ने हमारे पास जो क्वेश्चंस भेजे, जो वो देख रहे थे कि नेट वन के अंदर आपके पास रिपीटेडली आ रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट करें और आए उनको फिर आप लोग के साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है दी एक्सरेज यूज फॉर द मेडिकल इमेजिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो एक्सरेज हम लोग यूज करते हैं आपके पास मेडिकल इमेजिंग के लिए, आप में से अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या फ्रैक्चर हुआ हो तो आपने कभी अपना एक्सरे करवाया होगा। वो जो एक्सरे हम लोग करते हैं वो एक्चुअली बनती कैसे, एक्सरे की प्रोडक्शन होती कैसे आपके पास। देखो आपके पास ये चीज हमारे बैच के लेक्चर्स में मौजूद है मेरे बेटे। हम लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एक्सरेज बनती कैसे हैं। एक्सरेज को बनाने के लिए हम लोग सिंपली एक आपके पास लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एनोड होता है उसको हैवी मेटल का कंसीडर कर लिया जाता है और काफी ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज के ऊपर आपके पास इट कुड गो अप टू 50,000 वोल्ट। 50,000 वोल्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। अगर मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास हाई वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया जाता है। जब ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेटल सरफेस को ऊपर जाके हिट करते हैं तो इनमें से जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती हैं उन्हें कहा जाता है एक्स रेज या फिर रोएंजन रेज। इन्हें कहा जाता है एक्स रेज या फिर रोएंजन रेज। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके। नहीं सर जी, रेडियो एक्टिव डिके के अंदर तो हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं, उसमें तो एक्स रेज नहीं निकलती। ये तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करता है आपके पास। बी, बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट विथ, अरे यही है सर, एक मेटल के टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करवाना है, ये मुझे लग रहा है। न्यूक्लियर फिजन में तो एक न्यूक्लियाई आपके पास स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाइज के अंदर, ठीक है। ये तो सर न्यूक्लियर प्रोसेस है, एटम्स का प्रोसेस है, एक्सरेज का नहीं है। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर मेरे बेटे आपके पास हम लोग लेजर्स बनाते हैं, ठीक है, ना कि एक्सरेज बनाते हैं आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास मेरे बच्चे हो जाता है ऑप्शन बी, बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। मजे की बात, ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये हम लोगों ने अपने बैच के अंदर, चैप्टर के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है और यही क्वेश्चन आपके पास आपके शायद एफएलपी का भी पार्ट था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? v1 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। मास इज इक्वल टू 5 kg एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। अब निकालते हैं भाई कितनी फोर्स लग रही होगी आपके पास बॉडी के ऊपर। सर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। एक्सेलरेशन खुद किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इट विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो फोर्स हो जाएगी आपके पास किसके बराबर? मास। मास इज गिवन टू बी 5 kg। सर यहाँ पे 5 किलो गिवन है आपके पास, 5 आ गया। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1, v2 इज 5 एंड v1 इज 7, तो हो जाएगा 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 10 सेकंड्स। डन हो गया हमारे पास। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आती चली जा रही है? 5। यहां से हो जाएगा -2 और डिवाइड में आ जाएगा 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो फोर्स की वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास? माइनस का 1 न्यूटन। तो ये नेगेटिव क्यों आ रही है सर फोर्स? क्योंकि ये आपके पास मोशन को रोकने वाली फोर्स है। अगर आप गौर से देखो तो स्पीड कम हो रही है, 7 से 5 हो गई है। स्पीड अगर कम हो रही है किसी चीज की तो इसका मतलब उसकी मोशन को रोका जा रहा है, उसकी मोशन को रोका जा रहा है आपके पास। और रोकने वाली फोर्स हमेशा क्या होती है? नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो दैट्स व्हाई फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, -1 न्यूटन आपके पास, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास मेरे बेटे, ये जो अगला क्वेश्चन आपके पास मौजूद, ये आपके पास वेक्टर्स के सब्जेक्ट चैप्टर में से है, ठीक है, जो कि आप लोगों को मेरे बेटे कंप्लीट करवाया गया बहुत शुरू में ही। कह रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, ए डॉट बी निकाला जाए आपके पास, तो ए डॉट बी बराबर होता है पहले के मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसके कॉस के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास कब नेगेटिव हो जाएगा? तो देखो मैग्नीट्यूड्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सिर्फ कौन नेगेटिव हो सकता है? कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है। तीन चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही है किसी एक चीज को तो माइनस में होना पड़ेगा ना आपके पास, ताकि आंसर माइनस में आए। तो इसका मतलब कॉस थीटा जब नेगेटिव आता है तब हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चे? जो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव हो जाता है।
सवाल क्या कह रहे हैं, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। आओ चेक करते हैं, ए ऑप्शन में पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब दोनों आमने सामने होंगे एक दूसरे के, जिसका मतलब एंगल क्या बन रहा होगा दोनों के दरमियान, 0 डिग्री। तो cos 0 बराबर होता है 1 के, यहां से तो नेगेटिव नहीं आ रहा सर, तो ए काट दिया। बी में क्या कह रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर में का मतलब cos 90 लगेगा, cos 90 तो सर 0 के बराबर होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आंसर चाहिए हम लोगों को। सी, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आपके पास एंटी पैरेलल का मतलब होता है मेरे बेटे के एक इधर है तो दूसरा इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट होने का मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास आ रहा है cos ऑफ 180 डिग्री। अब 180 पे आता है -1, तो यहां से नेगेटिव आंसर मुझे नजर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जिसका मतलब एंगल कितना है दोनों के दरमियान, 180 डिग्री का है। आओ देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आया है। अच्छा जी, अगला भी क्वेश्चन आपके पास एक तरह से अगर हम देखें तो वेक्टर्स में से ही हमारे पास मौजूद है, और ये वेक्टर्स का जो टॉपिक है मेरे बेटे अच्छी तरीके से आपको आपके बैच में एक्सप्लेन किया गया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक सा है। कह रहे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय। एंगल जो है आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान वो किससे निकाला जा सकता है, उनके डॉट प्रोडक्ट से या उनके क्रॉस प्रोडक्ट से, उनके बोथ ए एंड बी से या फिर राइट हैंड रूल से। तो मेरे बेटे हमेशा याद रखना आपके पास कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स आपको गिवन हो और आपसे एंगल निकालने का पूछा जाए तो 95% ऑफ द टाइम्स हम लोग वहां पे यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी पीछे वाले सवाल में भी हम लोगों ने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो बराबर होता है ए डॉट बी, बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कोसाइन। तो कॉस के आगे जो ये थीटा आ रहा है, इस थीटा को हम लोग इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर हमें मालूम हो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो हमारे पास हम लोग डायरेक्टली एंगल निकाल के बता सकते हैं। तो अगर आपने एंगल फाइंड करना है कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान, तो हम कैसे कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजिंग देयर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मसला ये आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका साइन, और साथ ही साथ एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी ऐड हो जाता है वहां पे। तो यहां से डायरेक्टली एंगल नहीं निकाल पाते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ जाता है हम लोगों को, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जबकि राइट हैंड रूल से तो सिर्फ ये पता लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, उससे डायरेक्टली एंगल नहीं बताया जा सकता। ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, ये एक बेसिक टॉपिक है आपके पास। आपसे पूछ रहे हैं भाई जूल पर मीटर किसके बराबर होगा। आओ चेक करते हैं, जूल पर मीटर किसके बराबर होगा। जूल किसका यूनिट होता है, सर मुझे याद है वर्क का यूनिट होता है। अगर वर्क का यूनिट होता है तो वर्क खुद किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जूल बराबर हो जाएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, जिसका मतलब जूल बराबर है न्यूटन मीटर के। मीटर नीचे भी है, मीटर ने मीटर को काटा, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन। तो इसका मतलब जूल पर मीटर किसके बराबर है आपके पास, सर ऑप्शन ए, न्यूटन के बराबर है मेरे भाई। ठीक है। तो आपके पास किसके बराबर है, ऑप्शन ए, न्यूटन के बराबर है आपके पास। अच्छा जी, अगले टॉपिक का क्वेश्चन का टॉपिक देखते हैं। फिर आपके पास वेक्टर से ताल्लुक है सवाल का। इसमें आपसे कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज एफ। ठीक है। अगर हमारे पास दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज ऑल्सो एफ, और हर फोर्स भी एफ ही है हमारे पास, तो आप बताओ एंगल कितना होगा दोनों फोर्सेस के दरमियान। जिसका मतलब ये हो गया सिंपली कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, एफ। मजे की बात, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है आपके पास, एफ है। तो अब आप बताइए कि आपके पास मेरे बेटे इनके दरमियान एंगल कितना होगा। आओ चेक करते हैं। तो मेरे बेटे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपके पास दो वेक्टर्स का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है हमारे पास पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ ही साथ हमारे पास आता है 2ab cos थीटा। अब इसको हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं और उसको यूज करते हुए यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वो भी कितना है, एफ है। मैंने लिख दिया भाई एफ स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, एफ है। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, एफ है। फिर ए और बी दोनों की जगह एफ और एफ आ जाएंगे और आगे आ जाएगा cos थीटा, ये बन जाएंगे 2f स्क्वायर। ये दोनों भी प्लस होके बन जाएंगे 2f स्क्वायर, तो सर 2f स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। फिर ये दोनों जब बनेंगे तो यहां हो जाएगा 1 और यहां से 2f स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, cos ऑफ थीटा। डन हो गया सर। एफ स्क्वायर ने एफ स्क्वायर को काटा, 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/2 आ गया। ठीक है जी। और यहां से जो 1 प्लस हो रहा था वहां जाके माइनस हो गया।
ठीक है जी। और यहां पे बच गया cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे भैया आपके पास cos इनवर्स ऑफ -1 + हाफ बराबर होता है -हाफ के, और cos इनवर्स ऑफ -हाफ बराबर होता है 120 डिग्रीज के। जिसका मतलब अगर आप दो वेक्टर्स को 120 डिग्रीज के ऊपर प्लेस करते हो, दो वेक्टर्स को 120 डिग्रीज पे प्लेस करते हो और दोनों सेम वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा जितना एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 5 और 5 है उनको प्लस करें और आंसर भी 5 आए, 5 + 5 आंसर कितना हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा कौन से एंगल पे पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है हमारे भैया आपके पास 120 डिग्रीज के ऊपर। डन हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहना व्हिच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम द अदर 3, किसके यूनिट्स डिफरेंट हैं बाकी तीनों के मुकाबले में। इस चीज को अगर समझना है मेरे बेटे तो ऑब्वियसली आपने तमाम चैप्टर्स पढ़े होने चाहिए, इन तमाम चैप्टर्स की जो डिटेल्स है आपके पास वो आपको पता होंगी, तो आप इजीली अपने पास मेरे बेटे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, यहीं पे साथ साथ मैं ये बात भी बता दूं मेरे बेटे कि हमारे पास इस दफा जो बैच में बच्चे ज्वाइन थे साथ साथ उन लोगों को पाकिस्तान में पहली बार मौका मिला कि आपके पास वो लोग नेट 1 से पहले अपनी नेट 1 की तैयारी कंप्लीट कर सके। हमारे पास इस बैच के अंदर मेरे बेटे 90% से ज्यादा तैयारी आपकी नेट 1 से पहले ही कंप्लीट करवा दी जा चुकी थी। तो जो बच्चे इस बैच का पार्ट थे और वो नेट 1 देकर आए आज, तो उन लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू सुनने को मिले हमारे पास कि दे हैव डन इट प्रीटी इजीली। अच्छा, आगे देखते हैं, कह रहे व्हिच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम द अदर 3, किसका यूनिट डिफरेंट है बाकियों से। ए में कह रहे हैं वेट इज द फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो हम लोगों को खींचता है, मुझे खींच रहा है, मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो क्या है, मेरा वेट है। आगे कह रहे हैं बी ऑप्शन में द यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया। यंग मॉडुलस क्या होता है सर, यंग मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया, अगर इसमें मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है, न्यूटन बच रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट भी क्या आ रहा है, न्यूटन आ रहा है। तो ए और बी के ऑप्शंस तो हमारे पास यूनिट सेम आ रहे हैं। सी में कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इसका मतलब इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा सर, न्यूटन ही हो जाएगा। तो इसका भी सेम है, तो इन तीनों को काट दो, ले देके बचा ही हमारे पास ऑप्शन डी। तो पहले मार्क कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट बन जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब ने मीटर क्यूब को काटा, बचा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अरे यार, न्यूटन पता है किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि न्यूटन है फोर्स, फोर्स होती है ma, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन तो इसके बराबर होता है। यानी कि ये चौथा ऑप्शन जो है बराबर नहीं आ रहा न्यूटन के, तो हमारे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास मेरे भैया, ऑप्शन डी न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे 1 kg इज इक्वल टू, 1 kg इनमें से किसके इक्वल है, 1000 ग्राम्स के। जी सर 1000 ग्राम्स के तो इक्वल आता है। ये क्या लिख के दे दिया सर, 3 3 6 1 मिलियन मिलीग्राम्स के। 1 मिलियन को पहले तो ऐसे लिख लेते हैं अपने पास, एक्सपोनेंट 6 10 की पावर 6 बन जाएगा ना, पॉइंट जब यहाँ पे 6 डिजिट जंप करके जाएगा। मिली की पावर होती है आपके पास मेरे बेटे, अगर प्रीफिक्स को हम खोले तो -3 और आगे आ जाएगा ग्राम। 6 और -3 कितने बच जाएंगे आपके पास मेरे बेटे, 10 की पावर +3 और आगे आ गया ग्राम। तो सर 10 की पावर 3 तो 1000 होते हैं, तो ये भी तो 1000 ग्राम्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी 1 kg के बराबर है। और 1 kg बराबर होता है तकरीबन कुछ 2.24 पाउंड्स के। ये भी मेरे बेटे पाउंड टू kg की कन्वर्जन है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अक्सर जब आप केक्स लेने जाते हो तो आप वहां पे पाउंड में परचेस कर रहे होते हो, तो वो जो पाउंड है वो इसकी इक्वल है। 1 किलो का जो आपके पास वेट है वो एक्चुअली पाउंड्स में 2.24 पाउंड्स के इक्वल होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब तमाम चीजें जो यहां लिखी हुई वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएंगी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ऑल आर करेक्ट। ठीक हो गया, आओ जाइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ a is equal to bc where a is equal to lt minus 1 and b is equal to t minus 1 then the dimension of the c is। मेरे बेटे इस तरह के काफी सारे सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर भी देखे हैं, जो प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की गई थी जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें शामिल थे इस तरह के काफी सारे सवाल, और ये तो बहुत ही आसान सवाल है उसके हवाले से। और देखते हैं कैसे। कह रहे a बराबर है b इंटू सी के, सही है। a खुद किसके बराबर है डायमेंशंस में, LT माइनस 1 के। B किसके बराबर है, T माइनस 1 के। तो बोल C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू सर X होगी। अरे देख लो खुद से क्या होगी भाई, अगर आपको C की वैल्यू चाहिए तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। इसका मतलब C किसके बराबर है भैया, L के डायमेंशंस में, तो C किसके बराबर हो गया, T माइनस 1 के नहीं, LT माइनस 1 के भी नहीं, L माइनस 1 के भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन B L। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 कैन इफ अ वेक्टर R
ए इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स गिवन है, ए नहीं होगा, टू वेक्टर्स होगा यहाँ पे, सॉरी, और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, आर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड बी इज इक्वल टू फला 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 परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ एज। पीछे हमने जिक्र किया था सर के डॉट प्रोडक्ट अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का निकालते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आओ इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें। ए हमारे पास कौन है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, डॉट निकालना है बी के साथ, बी के हमारे पास 3i प्लस 6j प्लस ak, ये हो जाएगा 3i प्लस 6j प्लस ak। तो अगर इन दोनों का डॉट जो है वो जीरो है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। आओ चेक करते हैं, डॉट दुनिया का सबसे आसान तरीका निकालना, i वाले y से मल्टीप्लाई कर दो 6, j वाले को j से कर दो 2 6 12 और k वाले को k से कर दो, बस हो गया सॉल्व आपके पास। कैसे हुआ सर, 12 6 18, वहां जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे, डन हो गया सर। 3 1 3 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -6। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी -6। ठीक है भैया, आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर के अंदर मेरे बेटे जो मेन स्केल होता है वो आप लोगों के स्केल से सही होता है, उस मेन स्केल में जो रीडिंग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही जैसे आपके मेन स्केल में आपके घर में जो आपके हाथों में स्केल मौजूद होता है उसमें चल रही होती है ना सेंटीमीटर्स के अंदर, यही है आपका मेन स्केल। अब वर्नियर कैलिपर्स में क्या करते हैं, इस मेन स्केल के साथ साथ आपके पास एक और स्केल ऐड कर देते हैं जिसमें 10 डिविजन होती हैं, जो कि आपके पास मेन स्केल की किसी एक डिवीजन को 10 हिस्सों में और डिवाइड कर देता है आपके पास। तो इसकी सबसे छोटी डिवीजन क्या होती है, 0.1 सेंटीमीटर, इसको 10 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर मेरे पास। तो आप देखें कहां ऑप्शन हो जाता है, लीस्ट काउंट कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स का 0.6, सर ये ना ऑप्शन ना है, रुक जाओ, ऑल ऑफ दीज है, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, चेक करो बाकी ऑप्शंस। यूनिट्स में तो नहीं खेल रहे चचा आपके साथ कहीं, तो ए में कह रहे हैं 0.1 मिलीमीटर है, चचा खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं कैसे खेल रहे हैं। अगर मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरे बेटे 1 सेंटीमीटर के अंदर ये बात याद रखिएगा कि 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये भी सही लीस्ट काउंट लिखा हुआ है इसका मतलब। और अगर मुझे इसको मीटर्स में लेके जाना है तो मिलीमीटर से मीटर्स में जाने के लिए मेरे बेटे हमें डिवाइड करना पड़ता है किससे, 1000 से। तो जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं ये हो जाता है 0.0001 मीटर्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सर, ये भी लीस्ट काउंट के बराबर। यार ये तीनों चीजें एक ही चीज लिखी हुई एक तरह से, बस यूनिट्स में खेला है चचा ने आपके साथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा सर यहाँ पे, फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं जे डॉट के क्रॉस आई। अच्छा सर पहले तो ये बताएं के क्रॉस आई किसके बराबर होता है। देखो इजी है, इसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या है, आपके पास अगर आई क्रॉस जे निकालना है तो ये बराबर होता है के, ठीक है। जे क्रॉस के निकालना है तो ये बराबर होता है आई के, और के क्रॉस आई निकालना है तो वो बराबर होता है जे के। बस ये बात याद रखोगे अपने पास सिंपली। तो ये जो के क्रॉस आई लिखा हुआ है सर, देखो के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के, तो ये हो जाएगा आई डॉट जे रह जाएगा, सही है। बल्कि इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, देखें ये क्या रह जाएगा हमारे पास, आई डॉट जे रह जाएगा। और आई डॉट जे अगर हम निकालते हैं तो मेरे बेटे आई होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे होता है आपके पास वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री। और सर पीछे से इतनी दफा डिस्कस करके आ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर दो ऐसे वेक्टर्स का निकालना हो जो 90 डिग्री पे हो एक दूसरे के साथ, तो उनका आंसर हमेशा कितना आता है आपके पास, 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 0, ठीक हो गया भाई। अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा सच दैट इट्स मैक्सिमम हाइट, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है, इक्वल टू इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट बराबर आ गई रेंज के, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, निकालते हैं सर। हाइट का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जबकि रेंज का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा। उस sin 2 थीटा को अगर मैं ओपन कर दूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हुए 2 sin थीटा cos थीटा में, और अपॉन में लिख दूं g, तो आसानी हो जाएगी। v0 स्क्वायर ने v0 स्क्वायर को काटा, एक g ने एक g को काटा, एक sin ने एक sin को काट दिया, बचे क्या क्या हमारे पास, आओ देखते हैं। 2 वहां पे 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, देखें 2 वहां पे 2 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया हमारे पास 4, ये वाला 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और cos यहां के sin के साथ डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा sin ओवर cos थीटा, ठीक है। sin थीटा ओवर cos थीटा तो सर बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा के। तो इस तरह से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
4 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर 4 आ रही है तो? भाई आप देख लेना सर, 1240, तो ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी 4। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, और चेक करते हैं अगला क्वेश्चन हम अपने पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से टाइम का यूनिट कौन सा यूनिट नहीं है आपके पास? ठीक है, हमने ये चेक करना है कि इनमें से टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। सबसे पहले ए ऑप्शन में कह रहे हैं ईयर, क्या साल टाइम का यूनिट नहीं होता? सर साल तो टाइम का यूनिट है आपके पास, इसके तो 365 डेज होते हैं, और उनको अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आवर्स भी आ जाते हैं, 60 और 60 करते हैं तो सेकंड्स भी आ जाते हैं, ऐसे यूनिट में भी निकाल सकते हो सर, ये तो टाइम का यूनिट है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। बी लाइट ईयर, लाइट ईयर में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो ये बात याद रखना, लाइट ईयर किसे कहते हैं मेरे बेटे? लाइट ईयर इज एक्चुअली अ डिस्टेंस यूनिट, ठीक है, यानी कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है? लाइट एक सेकंड में आपको पता है कितना करती है? 300 मिलियन किलोमीटर्स करती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड में। तो एक मिनट में कितना करेगी? 60 से मल्टीप्लाई कर दें। एक घंटे में कितना करेगी? एक और 60 लगा दें। एक दिन में कितना करेगी? 24 लगा दें। एक साल में कितना करेगी? 365 लगा दें। तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली नोन एज अ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, नॉट टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज नॉट द डिस्टेंस यूनिट ऑफ अ टाइम। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं द समेशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज द थर्ड यूनिट वेक्टर। सही है, दो यूनिट वेक्टर्स है मेरे पास, कोई उनका समेशन क्या है? थर्ड यूनिट वेक्टर है। ओके सर, फॉर एग्जांपल एक यूनिट वेक्टर है मेरे पास a प्लस बी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? एक और यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। सही है, a प्लस बी अगर 1 के बराबर है, तो अगर आपको याद हो पीछे भी मैंने आपके पास मेरे बेटे a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था मैग्नीट्यूड के, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इस cos थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a डॉट बी, क्योंकि a b cos थीटा a डॉट बी के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। सवाल में आगे क्या कह रहे हैं कि आपके पास दोनों यूनिट वेक्टर्स है, a और b भी यूनिट वेक्टर्स ही है। अच्छा सर सही है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, और 2a डॉट बी, a डॉट बी बराबर होता है 2ab, और आगे क्या आ जाता है? cos थीटा। डन हो गया सर। अब आगे क्या करें सर, ये बताएं ना अपने पास, तो 1 के स्क्वायर से एक 1 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 0 होगा। ठीक है, ये 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा और 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? इस तरीके से -1/2, और थीटा अभी सर ये पीछे भी बात करी थी, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। आगे थीटा 120 डिग्री। डन हो गया सर। अब पूछ रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर इज, इनके डिफरेंस का मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ, यानी कि a माइनस बी का मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ। निकालते हैं सर, कोई मसले की बात नहीं आपके पास। a माइनस बी के अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं आता इसमें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब देखो कैसे बनेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के बजाय सॉरी, ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस के साथ आपके पास चलेगा 2 इंटू 1 इंटू 1, और cos थीटा बराबर है हमारे पास किसके? cos ऑफ 120 के, जो कि बराबर है -1/2 के। डन हो गया सर, ये भी लिख दिया। तो 2 ने 2 को काट दिया, आपके पास बचा क्या? 1 + 1 2, और 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो अगर हम यहां से देखें तो आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है? 1 + 1 2, ठीक हो गया, और 2 और माइनस ऑफ माइनस कितने हो जाएंगे आपके पास? प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, बल्कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको सही कर लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड भी तो 1 है, जब b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 2 कहां से बचा सर? कैसी बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो सही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 और 2 + 1 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को घटाना है तो रूट लगा देंगे सर सिंपली। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर आ जाएगा √3 के। है कोई ऑप्शन? आओ चेक कर लेते हैं। अरे सर a में ही लिखा हुआ है, तो a ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन √3। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू ऑप्शन a √3। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर। अभी सर हम लोगों ने बात करी थी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर। ठीक है, टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। अब बताओ ये जो रेशियो है, ये जो यूनिट बन रहा है किसके बराबर है? आओ चेक करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी? नहीं सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ओके हो गया। बी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सी डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद चेक कर सकते हो आपके पास कि किस में जा रहा है सर, ये मीटर पर सेकंड सर ऑप्शन बी में जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे
द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की डायमेंशन बताओ। और निकालते हैं, कोई फॉर्मूला याद है सर आपको उसका? बिल्कुल एक याद है, F इज इक्वल टू बिल, इसमें से B को अकेला कर ले, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। फोर्स होता है न्यूटन और न्यूटन के साथ करंट होता है एम्पेयर, लेंथ होता है मीटर, आपके पास डन हो गया। सर न्यूटन पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। डिवाइड में कौन आ रहा है? एम्पेयर, और फिर कौन आ रहा है हमारे पास? मीटर्स आ रहा है। डन हो गया सर, मीटर ने मीटर को काट दिया। अब देखें किलोग्राम बचा, सेकंड के साथ क्या बच गया? -2 बच गया, एम्पेयर भी नीचे है, ऊपर जाएगा क्या बच जाएगा? -1। आएंगी डायमेंशंस लिखते हैं, डायमेंशन हो जाएंगी मास, मास केजी कितना आ रहा है? 1 तो लिखते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ मीटर का यूनिट आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा तो लेंथ नहीं लिखे, L0 लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है आपके पास। टाइम कितना आ रहा है सर? सेकंड, -2 आ रहा है। करंट कितना आ रहा है सर? I, -1 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा mt -2 I -1। है कोई ऑप्शन सर? ए तो नहीं है, मैं I पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे t -2 कर देते काश। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, फिर ऑप्शन बी mt -2 I -1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज फोर्स। फोर्स का सेम यूनिट इनमें से किसके साथ बनेगा? आओ देखते हैं। एक कह रहा है मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक हो गया सर। मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मोमेंटम का अपना यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर हो जाते हैं जूल, तो ये तो सर जूल इनटू सेकंड बन गया, ये तो न्यूटन नहीं बन रहा, गलत। बी एनर्जी इनटू डिस्टेंस, अच्छा जी एनर्जी इनटू डिस्टेंस, एनर्जी का यूनिट होता है सर जूल और डिस्टेंस का होता है मीटर, जूल खुद बराबर होता है न्यूटन मीटर के। सर पीछे भी देखा तो ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर बन रहा है, न्यूटन नहीं बन रहा, गलत। सी एनर्जी ओवर टाइम, ये भी चेक कर लेते हैं सर, एनर्जी होता है जूल, टाइम होता है सेकंड, जूल पर सेकंड तो सर वॉट के बराबर आता है, ये तो नहीं है आपके पास यूनिट न्यूटन, तो डी ले देके बचा तो डी, लेकिन डी चेक तो कराएं कि डी कैसे बन रहा है, और चेक करते हैं। डी आपके पास क्या? जूल पर, सॉरी एनर्जी पर डिस्टेंस, एनर्जी का हो जाएगा जूल, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर्स, डन हो गया सर। जूल खुद किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के, नीचे मीटर, मीटर ने मीटर को काटा, क्या बच गया? न्यूटन बच गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, कि भाई ये बराबर आ रहा है किसके? फोर्स के यूनिट के बराबर आ रहा है, न्यूटन के बराबर आ रहा है हमारे पास। डन हो गया सर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहे हैं जूल सेकंड पर मीटर, अब बताओ किसका यूनिट है? अरे बता देते सर, कोई मसला नहीं है। जूल सेकंड्स पर मीटर, जूल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के, आगे आ गया सेकंड, नीचे आ गया मीटर, मीटर ने मीटर को काटा तो क्या मिल गया हमें? न्यूटन सेकंड्स मिल गया है। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सर ये आपने पीछे भी बताया था भी कि ये यूनिट होता है हमारे पास मोमेंटम का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी मोमेंटम। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहे हैं व्हेन अ बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स द रिलेशन बिटवीन इट्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज। जब मैं एक बैटरी को आपके पास क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं, एक बैटरी को चार्ज कर रहा हूं आपके पास, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करी है उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी कि एक लोड है, या इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास जब आपके घर में अगर यूपीएस लगा हुआ हो तो लाइट जब चली जाती है तो बैटरी आपके घर को चलाती है, यानी कि बैटरी लोड को चलाती है, घर इज योर लोड, और जब लाइट आ जाती है तो लोड जो है, जो घर है वो बैटरी को चलाता है, वो बैटरी को चार्ज करता है ना आपके पास। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ये जो लोड है रेजिस्टर आर जिसके ऊपर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये चार्ज कर रहा है इस बैटरी को। बैटरी को चार्ज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए या वर्क डन पर यूनिट चार्ज है चाहिए, वो उसका ईएमएफ के बराबर है, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। अब आपके पास यहां से जितनी भी एनर्जी जा रही होगी वो एनर्जी जाके बैटरी के अंदर जो छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें भी तो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, बाकी बैटरी को मिलेगी स्टोर करने के लिए ईएमएफ के तौर पर आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब जो एनर्जी या जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम यहां से दे रहे हैं वो है वोल्ट। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा? कुछ हिस्सा तो बैटरी अपने पास ईएमएफ के तौर पे रखेगी और बाकी हिस्सा हमारे पास कहीं जाया हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है लोड का, वो बराबर होता है ईएमएफ प्लस आईआर। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहां से क्लियर नजर आया कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा हो जाएगा ईएमएफ से इस केस में आपके पास। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ में एक वैल्यू प्लस होगी फिर V की वैल्यू बनेगी ना, तो इसका मतलब V बड़ा हो गया E से आपके पास। अब जब V बड़ा हो गया, A कह रहा है E बड़ा है, चल भाई गलत कह रहा है, C कह रहा है बराबर है, अबे बराबर भी नहीं है, D कह रहा है बता नहीं सकते, B बता तो रहा है आपको कि टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाएगा ईएमएफ से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे कह रहे हैं फॉर अ पार्टिकल A इज इक्वल टू E ओवर C स्क्वायर
देख के कुछ फॉर्मूला तो शायद याद आ रहा हो तुम्हें, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जैसा। कह रहे E इज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट, देन द डायमेंशन ऑफ A बता दो। अरे सर बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। A का फॉर्मूला क्या है? E ओवर C स्क्वायर। E एनर्जी का वो यूनिट है, बोल रहे खुद से, एनर्जी बराबर होता है जूल के, ठीक है सर। C स्पीड का यूनिट है, बता दिया सवाल में, तो मीटर पर सेकंड, और दोनों पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, डन हो गया, कोई मसला नहीं है। अब जो सबसे नीचे होता है वो सबसे टॉप पे चला जाता है, तो A का यूनिट क्या बना देखते हैं। जूल खुद बराबर होता है न्यूटन मीटर के, सेकंड स्क्वायर नीचे से ऊपर आ चुका है, और नीचे क्या चल रहा है? मीटर स्क्वायर। एक मीटर ने एक मीटर को काट दिया। न्यूटन खुद बराबर होता है भैया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ऐसे ही है। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक मीटर। एक मीटर ने मीटर को काटा, सेकंड स्क्वायर ने सेकंड स्क्वायर को काटा, तो क्या बच गया? सिर्फ किलोग्राम, जो कि यूनिट होता है मास का। तो इसका मतलब आपके पास अब जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखो भाई, डायमेंशन में मास का केजी एक आ रहा है तो 1 आ गया, लेंथ यानी कि मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा, टाइम यानी कि सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो ml0 t0 बन जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ml0 t की पावर 0। ठीक हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द इनर the inner orbital electron has dash energy than the orbital electron। ठीक हो गया। आपके पास न्यूक्लियस से जितना करीब इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में इसकी एनर्जी होती है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से निकालते हैं, यहां पे n की जगह आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि कितनी रहेगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। सेकंड शेल के लिए निकालोगे तो यहां पे n की जगह 2 लगा देंगे, यहां पे हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। जब 13.6 को आपके पास मेरे 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे जो आंसर आता है हमारे पास वो आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद सोच लो कौन छोटा है, पहले शेल की एनर्जी है दूसरे की, पहले की है -13.6, दूसरे की है -3.4। माइनस की वैल्यूज में आपके पास ये ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मतलब फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी, सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी कम होती है, सही है, और आउटर की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पे? इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम होती है, किसके मुकाबले में? आउटर शेल में जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके मुकाबले में। सही हो गया भाई। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी स्मॉलर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। जिनकी डायमेंशंस आइडेंटिकल ना हो उनके बारे में बताओ। पहले तो यूनिट चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकंड्स, कैसे पता आपको? L बराबर होता है सर mvr के, सही है। mv मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, रेडियस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर हो जाते हैं जूल, तो इस तरह से L का यूनिट हो जाता है जूल सेकंड। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद हो 6.625 -34, और जूल सेकंड ही है इसका यूनिट भी, तो इन दोनों का तो यूनिट बराबर है। इन्होंने पूछा किसका नहीं है बराबर, वो बताओ, तो ये तो नहीं है, इनका तो बराबर है। बी वर्क एंड टॉर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जबकि टॉर्क का होता है हमारे पास फोर्स इनटू मोमेंटम। सर इनका भी बराबर आ जाएगा यूनिट, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर, तो इनके भी डायमेंशंस इक्वल है, कटा दें। सी इंपल्स एंड मोमेंटम, इंपल्स क्या होता है मेरे बेटे? इंपल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को। इंपल्स कैसे कहते हैं हम लोग? चेंज इन मोमेंटम को। तो अगर चेंज इन मोमेंटम का भी यूनिट देखें तो क्या बनना चाहिए? न्यूटन सेकंड। और सिर्फ मोमेंटम का भी क्या बनना चाहिए? न्यूटन सेकंड। तो इन दोनों का भी सेम हो गया सर। तो ले देंगे, बचा तो ऑप्शन डी। लेकिन सर बताएं तो समझाएं तो क्यों है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर? इसमें क्या है? फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, समझ में आ गई बात, जो कि खुद किसके बराबर होता है भैया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी पीछे भी बता रहा था, और ये बराबर हो जाएगा जूल पर कूलम के। तो इसका मतलब आपके पास इस जूल पर कूलम को हम शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट, ये बराबर होता है वोल्ट के। तो इसलिए इन दोनों के यूनिट्स बराबर नहीं है, यानी कि इनकी डायमेंशंस भी बराबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चे आंखें बंद करके दोनों जगह फोर्स देखते हैं और जवाब लगा के आ जाते हैं। तो जिसने अच्छे से तैयारी करी हुई मेरे बेटे नेट 1 से पहले, सेकंड ईयर के भी कंप्लीट कोर्स की, तो उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती इंशाल्लाह ताला, और वो इन तमाम चीजों को अपने पास इजीली कवर करते हुए चला जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं फिर से एक दफा बता दूं मेरे बेटे कि हमारे पास इस दफा एकेडमी के अंदर आपके पास
जो हमारा बैच 1 चल रहा था आपके पास और बैच 2 चल रहा था, उसमें हम लोगों ने मेरे बेटे आपके पास पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि नेट 1 से पहले हम लोगों ने आपके पास जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया था बच्चों को, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ये पहले ही तमाम चीजें पढ़ चुके थे। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो इससे आशना थे, और बल्कि इससे ज्यादा मुश्किल थोड़े से एफएलपीज लेके गए थे कुछ क्वेश्चंस, तो बल्कि इसमें बीच बीच में हमारे एफएलपी से भी शामिल है आपके पास, जो फुल लेंथ पेपर हमारे पास कंडक्ट हुए थे अभी नेट 1 के टेस्ट से पहले, जिसमें बच्चों ने दिया था और अपने कॉन्फिडेंस को और अच्छा बढ़ा दिया था। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं आपके पास डायमेंशंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? यंग मॉड्यूलस बोल लो भाई, क्या होता है सर? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ होता है। इनके यूनिट्स तो कड़ी आएंगे। क्या बचा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन खुद किसके बराबर होता है सर? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, और नीचे कौन है? मीटर स्क्वायर। दोनों ने काट दिया एक दूसरे को। अच्छा सर, 1 मीटर तो बचेगा ना नीचे? बिल्कुल बचेगा। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड स्क्वायर इनवर्स। डन हो गया। और डायमेंशंस लिखते हैं। मास, मास कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। लेंथ कितनी आ रही है सर? -1 आ रही है। टाइम कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ml -1 t -2, ml -1 t -2। सर ए में ही नजर आ गया, तो आगे पीछे मुझे घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कोई, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज क्वाड्रुपल्ड, अगर मैं इस चार्ज को क्या कर दूं? 4 गुना बढ़ा दूं, तो अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी? तो सर जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास QE। अब फोर्स छिड़ गई कब? जब चार्ज अपने Q के बजाय कितना कर दिया? 4Q कर दिया। तो अगर यहां से देखें QE तो ओरिजिनल फोर्स के बराबर था ना सर, तो छिड़ी हुई फोर्स कितनी हो जाएगी? पहले के मुकाबले में 4 गुना हो जाएगी सर। आपके पास कितनी हो जाएगी? हमारे पास 4 टाइम्स। क्वाड्रुपल्ड, डबल नहीं होगी, हाफ नहीं होगी, सेम भी नहीं रहेगी, बल्कि ऑप्शन सी क्वाड्रुपल हो जाएगी आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे बेटे? क्वाड्रुपल्ड हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास हम लोगों ने मेरे बेटे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, जो कि नेट 1 के आज आप फर्स्ट डे के अंदर हम लोगों को देखने को मिले थे। इंशाल्लाह ताला जैसे और आते जाएंगे आप लोगों को, बच्चों को और भी करवाते चले जाएंगे। तो यहां तक मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद हंजला बुखारी को मेरे बेटे अल्लाह हाफिज़। देखो, आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है। तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो, तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो 1 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है, तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है, मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको YouTube पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। YouTube के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है? लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं, और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं। पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है।
जिनके अभी आप लोगों ने नस्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नस्ट के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको दो टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है, जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा भाई, यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है भाई। उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है, जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले के कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।